दोस्तों, देश के सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने एक वक्तव्य में यह कहा कि राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से मुद्दे उठाकर लाते हैं वो देश के लिए विनाशकारी हैं। अजीत डोभाल एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने ये बात अभी हाल ही में वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया उस परिप्रेक्ष्य में कही। लेकिन इस बात के पीछे उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया देश के लिए विनाशकारी, ये खाली एसआईआर का मुद्दा नहीं है। आप ये देखिए कि पिछले 10 साल का अगर आप राहुल गांधी का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि राहुल गांधी ने जितने भी मोदी के विरोध में मुद्दे उठाए वो मोदी के विरोध में कम, देश के विरोध में ज्यादा हैं। मोदी सरकार ने जो भी देश हित के काम किए, राहुल गांधी विपक्ष में है, उनका काम है कि वो सरकार में कमियां गिनाएं, लेकिन इस तरह से प्रस्तुति करना जैसे देश की संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और ऐसा दिखाना दुनिया में कि भारत के अंदर तो मीडिया को भी आजादी नहीं है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लोगों पर अत्याचार हो रहा है और खास तौर पे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसा राहुल गांधी ने देश की छवि को दुनिया में रखने की कोशिश की। इन सब में फिर भी एक तरफ रह जाएगा, लेकिन जब देश की रक्षा और सुरक्षा की बात हो तो चीन की पैरवी करना, चीन की भाषा बोलना और यह कहना कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, यह राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। अजीत डोभाल इसी की चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं देश के लिए विनाशकारी हैं। आप देखिए, राहुल गांधी का जैसे मैंने कहा 10 साल, अगर कोई देश का नेता यह कह रहा है कि चीन ने भारत के किसी राज्य में अपना गांव बसा लिया है, तो आज कल नहीं, अगर वो बसाए या नहीं बसाए, लेकिन वो कल को दावा कर सकता है कि भारत का एक राजनीतिक नेता जो कि नेता प्रतिपक्ष है वो ही कह रहा था जी हम तो इनके गांव में, हमने तो गांव बसा लिया था, तो ये तो हमारा एरिया है, दावा करेगा। अगर राहुल गांधी कह रहा है कि देश की जो न्याय प्रणाली है वो सरकार के इशारे पे काम कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से कल को जो भी निर्णय होंगे कोई भी उसको लेकर आंदोलन खड़ा कर सकता है और दुनिया में तो छवि खराब होती है कि भारत के अंदर जो न्याय व्यवस्था है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। हालांकि अभी तक 2014 तक कांग्रेस ने शासन किया और देश में जो न्याय व्यवस्था का हाल रहा उसको लेकर जिस तरह की बातें हुई हैं, आप सोचिए देश के विरोध में क्या क्या हुआ होगा। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज, उस हिंदू समाज को 500 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। देश की आज़ादी के बाद 70 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी कि उनकी आस्था का केंद्र अयोध्या और उसमें भव्य राम का मंदिर बन सके, लेकिन कांग्रेस ने यह होने नहीं दिया। ये सबके सार्वजनिक रूप से सबके सामने है कि कपिल सिब्बल जो कि सांसद थे, प्रवक्ता थे और कांग्रेस में मंत्री रहे, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा, खबरें आई सारे अखबार में, आज भी गूगल पर पढ़ा है कि वो चुनाव से पहले 2019 का चुनाव से पहले ये मुद्दे को सुनना नहीं चाहते थे। सरकार को इस मुद्दे को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे थे चुनाव के बाद सुना जाए और हुआ भी यही। तो किसके दबाव में कोर्ट काम कर रहा था भाई? एक आपका सांसद जो मंत्री रहा हो वो सुप्रीम कोर्ट में यह आग्रह करता है कि राम मंदिर का फैसला चुनाव से पहले ना सुना जाए। उनको पता था शायद कि सारे सबूत जो एएसआई के सबूत हैं वो सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि वहां मंदिर था, तो फैसले की सुनवाई होगी, अगर तो फैसला हो गया तो ये तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। और एक सांसद आग्रह करता है और वो मान भी लिया जाता है। उसके बाद आप देखिए सरकार आ जाती है, मोदी सरकार, सीएए का विरोध, एनआरसी का विरोध। दुनिया के जितने देश हैं उनका अपना एक नेशनल सिटीजन रजिस्टर है। भारत में जब ये जरूरत महसूस हुई कि यहां भी एक रजिस्टर हो, हमें पता लगे हमारे देश के नागरिक हैं कितने इसमें बच्चे हैं, कितनी महिला, कितने पुरुष, किसका क्या धर्म, किसकी क्या जाति, छोड़ दीजिए जाति की गणना इनको करानी है, लेकिन नेशनल रजिस्टर नहीं होना चाहिए। जाति की गणना को लेकर पूरे देश में हल्ला किया और जिन राज्यों में इनकी सरकार है तो कहा हम कराएंगे, कुछ में कराई भी, सार्वजनिक नहीं की गई लेकिन लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। देश के उद्योगपतियों का विरोध किया गया
ताकि देश के अंदर एक ऐसा माहौल हो जाए कि विदेश का कोई उद्योगपति तो आने की कोशिश ही ना करे, कि जब अडानी और अंबानी पे प्रहार किया जा रहा है तो यहां समझा जाएगा कि उद्योगपति सुरक्षित नहीं है। यहां सरकार और विपक्ष में झगड़ा है जिसके कारण उद्योगपतियों पे प्रहार किया जाता है। और आप सोचिए कि अडानी को खरबों रुपए, अरब नहीं खरबों रुपए का नुकसान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हुआ, जिसमें राहुल गांधी उछल उछल कर ऐसा खुशी मना रहे थे जैसे मतलब बहुत बड़ा देश का कोई फायदा हुआ हो। इसी तरह आपने देखा धारा 370 का विरोध। मोदी सरकार ने एक ऐसा काम किया जो पूरे देश की इच्छा थी और सुरक्षा के लिए था, लेकिन धारा 370 हटाई गई मोदी सरकार द्वारा। तो ये कह रहे थे हमारी सरकार आई तो हम वापस से लगा देंगे। इनके घटक दल बोल रहे थे। अग्निवीर का विरोध, सरकार ने यह सोचा और सेना की रिकमेंडेशन थी कि हमारी सेना में जवान युवाओं की जो औसत आयु है वो कम करने के लिए युवाओं की आवश्यकता है, नई भर्ती की जाए, पुरानों को रिप्लेस किया जाए धीरे धीरे। और दुनिया के हर देशों में यह है कि युवाओं को 5 साल के लिए वहां काम करने के लिए जाना कंपलसरी है। चीन में तो कंपलसरी है, अमेरिका में कंपलसरी है, कई देशों में ऐसा है कि वहां आपको जाना है। लेकिन जैसे ही भारत में मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च की, ये राहुल गांधी घूम घूम कर पूरे देश में कह रहे थे कि ये अग्निवीर के तो लोग यूं ही मार दिए जाएंगे, इनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही, इनको क्यों भर्ती किया जा रहा है। पूरा विरोध, कृषि बिल का विरोध, ईवीएम को लेकर 132 बार कांग्रेस कोर्ट में गई है और आज वोट चोरी की बात कही जा रही है। ये सारे मुद्दे बता रहे हैं कि राहुल गांधी की सोच इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की है, इस देश के न्यायपालिका को बदनाम करने की है। यहां सरकार जो चल रही है, दुनिया ये मानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। जनसंख्या के हिसाब से जितनी जनसंख्या और क्षेत्रफल हमारा है उसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है कि आज जो सरकार चल रही है इतनी लोकतांत्रिक तरीके से है कि आज तक 10 साल में मोदी जी ने किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। बस केवल एक राज्य है जहां दंगे फसाद हो रहे थे, मणिपुर में लेकर, और वहां भी बीजेपी की एनडीए की सरकार थी, लेकिन कोई सरकार नहीं गिराई। बंगाल को लेकर सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बहुत अत्याचार हो रहा है, पुलिस लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन मोदी सरकार ने 10 साल में वहां भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहे हैं। इससे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया। जेनजी आंदोलन जो नेपाल में हुआ उसको लेकर लद्दाख में तो बाकायदा उसका प्रयोग कर लिया गया, उसको पूरे देश में करने की कोशिश की गई। और इसकी चिंता इसीलिए देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को हुई। तो अजीत डोवाल इस विषय में निश्चित रूप से कोई ना कोई एक्शन तो करते ही हैं। जैसे ही ये कोई षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं देश के अंदर, कोई भी हो, तो सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको काउंटर करें। वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि देश के अंदर से देश का ही यदि कोई नेता देश के विरुद्ध समय समय पर इस तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेगा, षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करेगा, तो देश के सुरक्षा सलाहकार कब तक काउंटर करेंगे। और इसलिए उनकी चिंता जायज है, एनएसए अजीत डोवाल की चिंता जायज है। ये विनाशकारी है, लेकिन इस विनाशकारी सोच को कैसे रोक पाएंगे। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाति और धर्म के आधार पर वोट डालाते हैं। और राहुल गांधी तो इसीलिए केरल पहुंच गए, अब उत्तर प्रदेश से लड़े, वहां भी बहुत सारे लोगों ने उनको सांसद बना दिया। तो ये तो लोगों को सोचना होगा कि वो किधर जा रहे हैं। हमारे एनएसए अजीत डोवाल ने देश के सामने एक मुद्दा रखा है। समस्त देशवासियों को ये विचार करना चाहिए कि हमारे देश में क्या ऐसे नेता सांसद बनने चाहिए, विधायक बनने चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।